सब कुछ हमारे लिए कितना नॉर्मलाइज कर दिया गया है ना दोस्तों। देश में वोट चोरी होती है वो नॉर्मलाइज्ड है, देश में धन्ना सेठों की संपत्ति बढ़ती है वो नॉर्मलाइज है, यहाँ तक कि देश में आतंकी हमले होते हैं वो भी नॉर्मलाइज है। ना सरकार की कोई जवाबदेही और ना ही सरकार से कोई सवाल पूछने वाला। अगर जो लोग सवाल पूछते हैं उनको लेकर देश के जो कुछ तथाकथित गैंग के लोग हैं वो उन्हें देश का गद्दार घोषित करने में लग जाते हैं। मतलब सब कुछ बड़े से बड़ा कांड को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का जवाब आप नहीं देंगे तो लगातार सवाल पूछा जाएगा। मैं चीख चीख कर सवाल पूछूंगी कि आपके रहते हुए देश में ये सब कैसे हो रहा है। दोस्तों, आज कयामत की रात है उन तमाम पार्टियों के लिए जिसका नतीजा कल आने वाला है। बिहार इलेक्शन की मैं बात कर रही हूं दोस्तों। बिहार इलेक्शन में कल जो है नतीजा आने वाला है, उससे कुछ घंटे पहले मैं आपको तमाम वो खबर बताऊंगी जो इस देश में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। तमाम उन मुद्दों पर चर्चा करूंगी जिन मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से खेल खेलने की कोशिश की जा रही है उस खेल को अब बंद किया जाना चाहिए और आपको भी समझना होगा और सचेत रहना पड़ेगा कि कैसे और कब खेल खेला जा रहा है, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। जब तक आप समझेंगे नहीं दोस्तों तब तक मैं समझाना छोड़ूंगी नहीं। मैं हर रोज आपके सामने चीख चीख कर बताऊंगी कि देखिए देश में कैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, देश को किस तरीके से गर्त में डाला जा रहा है। देश में सबसे पहले दोस्तों बिहार चुनाव को लेकर जब तैयारियां चल रही थी तो राहुल गांधी के जरिए वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। देश की सड़कों पर उतरकर उन्होंने जो है वोट चोरी का मुद्दा लाकर रखा और अभी भी वोट चोरी पर जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। खैर, बिहार में वोटिंग प्रतिशत जो है बढ़ते हुए नजर आए और कहा जा रहा है कि ये संकेत है सत्ता परिवर्तन होने की। क्या होगा कल ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो आपको हम दिखाएंगे कि किसके हक में क्या फैसला आने वाला है। एक बड़ा मुद्दा रहा है वोट चोरी का, जिसमें बीजेपी को, नीतीश कुमार को, उनके सहयोगी दलों को घेरा गया है। बिहार के युवा खासकर निकले हैं घरों से और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर जमकर बहस भी हुई है, तकरार भी हुई है, सब कुछ हुआ है। तो आज का दिन जो है, या यूं कहें कि अब तो रात हो चुका है, आज की रात जो है भाजपा और उनके सहयोगी दलों के लिए कयामत की रात है। वैसे तो आरजेडी वाले और महागठबंधन वालों के लिए भी कयामत की रात है, क्योंकि कल क्या नतीजे आएंगे और क्या होगा ये उन लोगों को भी सोच सोच कर स्ट्रेस जो है बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, बढ़ना भी चाहिए। थोड़ा बहुत आप नहीं करेंगे तो क्या, आप जनता के लिए क्या, जनता ने आपके लिए क्या सोचा है, जनता ने अपना जो मत है वो किसके फैसले में दिया है, ये सब कुछ कल पता चल जाएगा दोस्तों। क्योंकि सत्ता जो है बदलेगी, क्या होगा ये जरूर कल मालूम होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अधिकतर एग्जिट पोल एनडीए की बड़ी जीत के आसार बता रहे हो, लेकिन रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग एनडीए के लिए बड़ा सिरदर्दी साबित हो रहा है। बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत 5 से 10% की बढ़ोतरी तक बढ़ा है, तब तब बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हुई है, सत्ता बदली है। ऐसा बिहार के इतिहास में कम से कम तो 3 बार हो चुका है दोस्तों। कई बार तो 1-2% बढ़ोतरी के बाद भी सरकार बदल गई है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि आज एनडीए के लिए, भाजपाइयों के लिए कयामत की रात है। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम शुक्रवार यानी कि कल घोषित होने वाले हैं, लेकिन मतदान में अभूतपूर्व बढ़ोतरी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। राज्य में 2 चरणों में हुए मतदान में कुल 66.91% दर्ज किया गया, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा मतदान प्रतिशत माना जाता है। ये 2020 के 57.29% मतदान की तुलना में 9.62% अंकों की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों के शीर्ष नेतृत्व के इस बढ़े हुए मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक पैटर्न एनडीए के लिए चेतावनी देने वाले संकेत नजर आ रहे हैं।
इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी पिछली खबर में आपको दिखाया था कि जो एग्जिट पोल एनडीए को जीत दिलवा रहे थे, उन्हीं एग्जिट पोल में अचानक से आंकड़े चेंज हो गए। आरजेडी को बढ़ोतरी दिखाने लग गए और तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर जो है पहली पसंद बताना शुरू कर दिया गया। ये सब कुछ जनता की आपकी ताकत है दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर जब जब ऐसा कुछ देखने सुनने को मिला है तब तब सत्ता में परिवर्तन जो है हुआ है। अब कल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आगे कुछ ऐसी खबर, कुछ अहम खबर आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर सुनकर आप भी कहेंगे कि अब बस बहुत हो गया, अब मनमानी करना बंद कर दीजिए। दरअसल दोस्तों नेता विपक्ष के जरिए कहा जा रहा है, पवन खेरा ने ट्वीट करते हुए, कि दिल्ली में लाल किले पर हुए आतंकी हमले के मद्देनजर हम मांग करते हैं कि गृह मंत्री की निगरानी में बार बार हो रही खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी तय की जाए और जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए। तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और इस बार प्रधानमंत्री स्वयं उसमें उपस्थित रहें, क्योंकि स्थिति अत्यंत गंभीर है। सरकार स्पष्ट करे कि क्या प्रधानमंत्री का तथाकथित न्यू नॉर्मल सिद्धांत इस आतंकी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया का आधार बनेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सबको नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, हर एक चीज को, बड़ी से बड़ी घटना को नॉर्मलाइज। मीडिया वाले अब सवाल नहीं पूछते, मीडिया वाले सिर्फ गुणगान करते हैं, सिर्फ आओ भगत करते हैं। देखिए ना दोस्तों, हम पुलवामा हमले के समय सवाल पूछते रहे कि आरडीएक्स कैसे पहुंचा, उसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला। अब राजधानी दिल्ली में 20 किलोमीटर दूर 2900 किलो विस्फोटक पहुंच गया। सवाल है कैसे पहुंचा? लाल किले के पास बम धमाका कैसे हुआ? 13 लोग कैसे मारे गए? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लगातार पवन खेड़ा के जरिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अब मैं आपको बिहार की कुछ तस्वीरें दिखाऊं, जहां पर बिहार को लेकर क्या कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया और लिखा कि बिहार फाइल 2020 इलेक्शन, कैसे शासन प्रशासन ने सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को बेहतर पद का घूस देकर अपनी सरकार बनाई। जरा गौर से ध्यान लगाकर इन 25 सीटों के आंकड़ों को देखिएगा तो जहां शाम तक महागठबंधन जीत रही थी, लेकिन सत्ता की ताकत से अधिकारियों ने गिनती धीमी कराई और रात के अंधेरे में हम इन 25 सीटों में हार गए। हिलसा की सीट देखिए, मात्र 12 वोटों से हमारी हार हुई है। उस समय वहां चुनावी ड्यूटी पर लगे डीएम अरविंद सिंह आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव हैं। इस सीट पर भाजपा बिल्कुल नहीं जीतती, इस पर मुश्किल था जीतना, लेकिन अरविंद सिंह को कितना बड़ा रिकॉर्ड दिया गया, कितना बड़ा रिवॉर्ड, माफ कीजिएगा, कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया गया। साथ ही आप पूरी लिस्ट देख लीजिए और समझिए कि चुनाव के समय कैसे लोकतंत्र और जनादेश की धज्जियां भाजपा के जरिए उड़ाई गई। लेकिन इस बार ये गलती नहीं होने दी जाएगी। इस बार एक एक पोलिंग बूथ स्टेशन पर महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता रहेगा। धांधली करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपनी सरकार बनते ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर संवैधानिक कार्रवाई तो हो कर रहेगी। इस बार हर हालात में सरकार बनाएंगे, एक भी सीट इधर उधर का नहीं होगा। इस तरीके की बातें जो है तेजस्वी यादव के जरिए कही गई और उन्होंने लिस्ट शेयर किया है कि कैसे भाजपा के जरिए उन लोगों को इनाम दिया गया है जिस सीट पर भाजपा को जिताया गया है। आज वो बीजेपी के किसी बड़े बड़े अधिकारी के तौर पर उनके साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब से दोस्तों दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, आज देश के 20 करोड़ मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दिल्ली हिंसा में बेकसूर मुसलमानों की जान गई, फिर भी, जी हाँ, फिर भी धर्म के आधार पर पूरी कौम को निशाना बनाया जा रहा है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। मुसलमानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने सेना और सुरक्षा में अपना योगदान दिया है, मुसलमानों ने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, मुसलमानों ने कला, संगीत, संस्कृति और शिक्षा में बढ़ चढ़कर देश में योगदान दिया है। मुसलमानों का देश जो है ये भी है, जी हाँ, मुसलमानों का देश ये भी है, लेकिन धर्म के तौर पर कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है आपके सामने है। मुसलमानों ने राजनीति और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, मुसलमानों ने व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, मुसलमानों ने खेल के मैदान में अपना नाम रोशन किया। मुसलमान इस देश में बराबरी का हक रखते हैं, लेकिन आज उनके साथ क्या हो रहा है ये आज
देश का हर मुसलमान चीख चीख कर बता रहा है। आगे दोस्तों, हरियाणा में सिर्फ 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए। 90 से 86 सीट पर 500 से 1000 वोट का अंतर है। अगर ये वोट पड़े थे तो कहां गए? चूहा कुतर गए। भारत के लोकतंत्र जनता के चुनाव के अधिकार और जनादेश के साथ खुलेआम डाका डाल रहे हैं, ऐसा आरोप एक पत्रकार के जरिए लगाया गया दोस्तों। कि देखिए, हरियाणा के 4 सीटों पर जितने वोट पड़े उतने गिने गए, लेकिन क्या हुआ कि 90 में से 86 सीटों पर 500 से 1000 वोट का अंतर है। अगर ये वोट पड़े थे तो गए कहां? इस तरीके की बातें उठ रही है। आगे दोस्तों, कहा जा रहा है पवन खेड़ा के जरिए फिर से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमेरिका की सरकार में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसी लॉबिंग कंपनी को करोड़ों रुपए दे रही है जो कंपनी पाकिस्तान के लिए भी काम कर रही है। आरएसएस का असली चेहरा देख लो भक्तों। और हाँ, हेमंत बिश्वा शर्मा इस खुलासे पर कब प्रेस वार्ता करने वाले हैं, इस तरीके की बातें की जा रही है। और दोस्तों, जाते जाते एक ऐसी खबर आपको बता जाऊं जहां पर आप नफरती चिंटू, नफरती गैंग और बीजेपी के आईटी सेलों की करतूत देखिए। मोदी की मां को गाली ना तेजस्वी यादव ने दिया था, ना राहुल गांधी ने दिया था, लेकिन इस बात का खूब मुद्दा बनाया गया। पूरे बीजेपी के लोग उछल गा रहे थे। खुद मोदी जी कह रहे थे कि मुझे मेरी मां को गाली दी गई। मीडिया वाले रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, चीख रहे थे, चिहाड़ मार रहे थे कि देखिए कैसे राहुल और तेजस्वी ने मोदी की मां को अपमानित किया है। लेकिन देखिए ना, राहुल गांधी की एक छोटी सी भांजी, जी हाँ, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की बेटी की एयरपोर्ट की तस्वीर को लेकर बीजेपी आईटी सेल के जरिए जो अभद्र और गंदी टिप्पणियां की जा रही है दोस्तों, ये देखकर मुझे शर्म आती है कि लोगों के घर में माँ बहन नाम की चीज है भी या नहीं। मतलब मामा भांजी के रिश्ते को कैसे कलंकित किया जाता है इन लोगों के जरिए, इस पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुप हैं और बड़े खामोशी से इस चीज का मजा ले रहे हैं। भाजपा आईटी सेल उल्टा पुल्टा राहुल गांधी और उसकी भांजी को लेकर कह रहा है इससे ओछी राजनीति ना आज तक कभी किसी ने देखी होगी देश में और ना कभी सुनी होगी। लेकिन सारे मर्यादा को ताक पर रखकर भाजपा के लोग जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं उसे शर्म जी हाँ, उससे देश का शर्म सर से झुक जा रहा है कि ऐसे लोग हैं भाजपा में बैठे हुए जो किसी की माँ बहन को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।